हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का पार्ट नंबर 24 देखेंगे। पार्ट 23 तक हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इस सीरीज में हम लोग सामान्य विज्ञान के उन सारे सवालों का रिवीजन कर रहे हैं जो पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर। बाकी के सारे पार्ट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक आरआरबी ग्रुप डी 2018 नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे ही पार्ट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। हम लोगों ने 765 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग 766 से आगे बढ़ेंगे। मनुष्यों में भी जो महिला होती है उनमें यौन गुणसूत्र का सेट होता है, यानी फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, यानी कि लिंग गुणसूत्र हम जिसे बोलते हैं, उसका सेट होता है। XX होता है। मेल के अंदर XY होता है, स्पर्म के अंदर, शुक्राणु के अंदर, और महिला के अंदर जो अंडाणु होता है उसमें XX होता है लिंग गुणसूत्र। बी हमारा राइट आंसर। किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है, पृथ्वी पर इसका वजन क्या होगा? तो भौतिकी के अंदर वजन का मतलब होता है भार, और भार का मतलब होता है बल। तो ये जो भार होता है ये हमारा द्रव्यमान और गुणे में गुरुत्वीय त्वरण होता है। द्रव्यमान दे रखा है 20 kg और त्वरण हमें 10 लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से 200 न्यूटन आ जाएगा हमारा आंसर, 200 न्यूटन। बिना बनाए इस सवाल का जवाब आप डी दे सकते थे, क्योंकि यहाँ देखो केजी दे रखा है, वाट दे रखा है, पास्कल दे रखा है। वजन का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। केजी द्रव्यमान का ऐसा मात्रक है, वाट शक्ति का ऐसा मात्रक है, और पास्कल दाब का ऐसा मात्रक है। केवल एक विकल्प था न्यूटन वाला, तो हमारा आंसर यहाँ पर सीधा डी हो जाता। निम्न में से किसका कोई इकाई नहीं है? लेंस की शक्ति को हम लोग डायोप्टर में मापते हैं, फोकल लंबाई को हम लोग मीटर सेंटीमीटर में तो माप ही सकते हैं, और यहाँ पर जो निर्वाह शक्ति है इसे हम लोग वाट में मापेंगे। हमारा आंसर यहाँ पर आवर्धन हो जाएगा। आवर्धन को हम लोग m से डिनोट करते हैं। दर्पण के अंदर आप पढ़ते हो ना, आवर्धन बराबर होता है वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई और बट्टे में वस्तु की ऊंचाई। एक और फॉर्मूला होता है माइनस प्रतिबिंब की दूरी और बट्टे में वस्तु की दूरी, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देखो, मान लेता हूं मैं प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 मीटर है और वस्तु की ऊंचाई 1 मीटर है, तो यहाँ मीटर और मीटर खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या? केवल न्यूमेरिकल वैल्यू, केवल ये संख्यात्मक मान बचेगा ना, यूनिट नहीं बचेगा। ऐसे आप यहाँ पर देख लो, मान लो प्रतिबिंब की दूरी मैं ले लेता हूँ 5 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी मैं यहाँ लेता हूँ 2 सेंटीमीटर। यहाँ से सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? -2.5। यहाँ पर भी इकाई नहीं बचेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आवर्धन के पास कोई मात्रक नहीं, कोई इकाई नहीं है। मान लीजिए आवर्धन अगर नेगेटिव आ जाए, पहले देख लो पॉजिटिव आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब है वो आभासी है, यानी कि वर्चुअल है। प्रतिबिंब क्या है? आभासी है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, यानी कि इरेक्ट। अगर ये जो आवर्धन है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मिरर के केस में है, ठीक है। अगर आवर्धन ऋणात्मक है, इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब रियल है, और रियल जो इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है, यानी कि उल्टा होता है। मान लीजिए इस आवर्धन का जो परिमाण है ये 1 से बड़ा आए, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब का साइज है ये बड़ा है ऑब्जेक्ट के साइज से, यानी बिंब के साइज से। प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार से बड़ा है, और आवर्धन का सिर्फ परिमाण 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ? जो प्रतिबिंब का साइज है वो छोटा है वस्तु के साइज से। अगर इसका मान 1 के बराबर आ जाए, मतलब प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार के बराबर है। तो ये सारी बातें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। जैसे मान लो मैंने कहा आवर्धन -2 आया, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, जो प्रतिबिंब है, जो आवर्धन है वो यहाँ पर ऋणात्मक है। आवर्धन ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ? जो प्रतिबिंब है ये वास्तविक है और उल्टा है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। और यहाँ पर परिमाण देखो, मतलब चिन्ह को छोड़ करके परिमाण देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर परिमाण आपको 2 दिख रहा है ना, यानी कि 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ? जो प्रतिबिंब का आकार है वो बड़ा है वस्तु के आकार से। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान क्या है? मॉलिक्यूलर मास क्या है? आपके पास फॉर्मूला है H2SO4। यहाँ देखो आप, हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो 1 होता है, और संख्या में यहाँ पर 2 है, तो टोटल 2 हो जाएगा। सल्फर को देखते हैं यहाँ पर, सल्फर का परमाणु संख्या होता है 16 और परमाणु द्रव्यमान 32 होता है।
तो यहाँ पर 32 हो जाएगा और सल्फर संख्या में एक ही है तो यहाँ पर 32। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। तो 16 गुने में संख्या में देखो 4 है यहाँ पर, तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर 64 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर 4 और 2 6 और 6 और 2 8, 6 और 3 9, 98 हमारा आंसर हो जाएगा। 98 आप एटॉमिक मास यूनिट बोल दो या फिर यूनिफाइड मास बोल दो या फिर आप यूनिट लगाओ ही मत, वही हमारा परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। अगर इसी में मान लो आपसे 1 मोल का मास पूछ देता या फिर मोलर मास पूछ देता तो कुछ नहीं करना था आपको, ये 98 में क्या करना था, ग्राम लगा देते आप, ये इसका मोलर मास हो जाता या फिर बोल दो 1 मोल का मास हो जाता, मतलब 1 मोल का द्रव्यमान। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह कह दिया कि द्रव्य को ऊर्जा में यानी कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में स्थानांतरित किया जा सकता है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन का एक इक्वेशन आपने देखा होगा, ये वाला E = mc²। E = mc², ये है द्रव्यमान और यह प्रकाश की चाल। यही रिलेशन हमें यह बताता है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डैश की एसआई इकाई एम्पियर है, तो एम्पियर में हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विभवांतर को हम लोग वोल्ट में मापते हैं, विद्युत आवेश को हम लोग कूलम में मापते हैं और प्रतिरोध को हम लोग ओम में मापते हैं। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आप ये पूरा ध्यान में रखो, इसे धावन सोडा बोलते हैं यानी कि वॉशिंग सोडा बोलते हैं। तो Na2CO3 हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल थोड़ा सा ऊट पटांग तरीके से पूछा हुआ है, जो कि समझ नहीं आ रहा है कि पूछ क्या रहा है। यहाँ पे समूह पूछ रहा है या फिर आवर्त पूछ रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक समाकृति लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक समाकृति, तो यहाँ पर इसके स्थान पर क्या समझेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर पूछा क्या है, आवर्त पूछा या फिर समूह पूछा, ये क्लियर नहीं हो रहा है। हम लोग दोनों निकाल लेते हैं, 2 8 8 2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ग्रुप नंबर है वो 2 है, समूह 2 है। कोशों की संख्या 1 2 3 4 है कोशों की संख्या, यानी कि जो आवर्त है, जो हमारा पीरियड नंबर है वो कितना है, 4 है। आवर्त 4 में और ग्रुप 2 में, आवर्त 4 में और ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में देखो कौन कौन से तत्व है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये हमारा आवर्त 2 में है, क्योंकि आवर्त 1 में तो हाइड्रोजन और हीलियम है केवल, बस। ये हमारा आवर्त 2 में है, ये हमारा आवर्त 3 में है और ये हमारा आवर्त 4 में है, यानी कि कैल्शियम। अब यहाँ पर देखो आप 4 हमें दिख रहा है, मतलब इस सवाल में जो है हमसे आवर्त पूछना चाह रहा था। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक घर है, उस घर में 5 दिनों में 100 इकाई ऊर्जा की खपत होती है, इसको बस जूल में बता देना है। 100 इकाई बोले तो 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, और एक यूनिट में 3.6 इंटू 10⁻6 होता है, तो 100 में क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 3.6 इंटू 10⁸ जूल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁸। ओम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है। तो ओम का नियम V डायरेक्टली I, या फिर हम इसी को कैसे लिखते हैं, V/I = R, यही होता है ओम का नियम। यह हमें विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में संबंध बताता है, विद्युत धारा और विभवांतर। सी हमारा राइट आंसर। एक कूली है, 11 किलोग्राम सामान को उठाता है जमीन से 1.5 मीटर ऊपर, जमीन से 11 किलोग्राम द्रव्यमान को 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लेकर के जाता है। कूली द्वारा सामान पर कितना काम किया गया, यानी उठाकर को अपने सिर पर रखता है। तो ये सवाल कुछ ऐसा है जैसे कोई द्रव्यमान था 11 किलोग्राम का, और इसको उठा करके लेकर गया किसी हाइट पर जो है इसको उठा करके लेकर गया, तो बताना है कि उठाने में इस वस्तु पर कितना कार्य किया गया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि किसी वस्तु को उठा करके ऊपर की ओर ले जाए तो उस पर किया गया कार्य उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। यानी कार्य निकालना हो तो आप स्थितिज ऊर्जा निकाल लो इस हाइट पे,
तो mgh हमारा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, वस्तु पर किया गया कार्य हो जाएगा। द्रव्यमान हमारा 11 है, g का मान 10 लेना है और h का मान 1.5 है। तो यहाँ पर हमारा आंसर 165 जूल आ जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 165 जूल। डैश गैस के उपयोग से चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। चिप्स को ऑक्सीकृत यानी कि चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से। जो आप कुरकुरे का पैकेट देखते हो, जो आप चिप्स का पैकेट देखते हो, उनमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। आप देखते होंगे पैकेट फूला हुआ होता है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है ऑक्सीजन को निकाल करके। क्योंकि चिप्स कुरकुरे वो सब ऑयली है, तो ऑयली सब्सटेंस जब ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है और उसका स्मेल भी चेंज हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए उसमें से ऑक्सीजन को निकाल करके नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। बी हमारा राइट आंसर। मेंडलीव की आवर्त सारणी डैश के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये हो जाएगा हमारा 1872 में। 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी मेंडलीव की आवर्त सारणी। इनका आप क्या करो, ये भी याद रखो कि इनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी। इनका जन्म हुआ था 1834 में और मृत्यु हुई थी 1907 में। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये सवाल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सेम विकल्प है जो आपने पिछले 2 वीडियो में देखा था। एक विकल्प में यहाँ पर अंतर है, यह शरीर के वजन का लगभग इतना % होता है, इतना से इतना % होता है। ये गलत है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन सारे सवालों पर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब मैं अगले वीडियो से क्या करने वाला हूँ, अगले वीडियो से मैं ये करने वाला हूँ, जो सवाल मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जो सवाल मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ और जो सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको मैं छोड़ दूंगा। आने वाले टाइम में मुझे लगेगा कि ये सवाल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और कई बार बता चुका हूँ, तो मैं उन सारे सवालों को मैं छोड़ दूंगा ताकि नए नए सवाल आए और आपका ये पूरा जो MCQs है जो पूछे गए थे 2018 में, ये सारे जल्दी से कंप्लीट हो जाए। अब जैसे यही सवाल देख लो, ये लगाकर तीसरा बार है आपके सामने में, तो ऐसे और भी सवाल अगर आएंगे तो मैं उसको छोड़ दूंगा। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है। ऐसा साउंड जिसमें केवल एक ही फ्रीक्वेंसी होता है, ऐसा साउंड जिसमें केवल एक ही फ्रीक्वेंसी होता है उसे हम टोन कहते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल को आप पढ़िए, पढ़ करके समझिए। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ सवाल पूछना ये चाह रहा है कि जो शुक्राणु होता है यानी कि जो स्पर्म होता है मेल का, और फीमेल में जो एग होता है यानी कि जो अंडाणु या फिर इसी को हम लोग ओवम बोलते हैं, ये जब आपस में फ्यूज होते हैं तब जाइगोट बनता है यानी कि युग्मनज बनता है। क्या बनता है, यहाँ पे युग्मज लिखा हुआ बट युग्मनज होगा। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आप सब जानते हो, निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं या फिर इसी को सिनगैमी कहते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फलन। फलन को हम लोग फंक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में। चलो कोई बात नहीं है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखो शुक्राणु और युग्मक लिखा हुआ है, तो युग्मक नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, अंडाणु होगा। क्योंकि युग्मक का मतलब होता है अंडाणु भी हो सकता है, शुक्राणु भी हो सकता है। हम युग्मक किसको बोलते हैं, अंडाणु को बोलते हैं, शुक्राणु को बोलते हैं। तो यहाँ पर अंडाणु होना चाहिए और यहाँ पर निषेचन होना चाहिए, ना कि फलन। अभी आपने एक सवाल देखा जिसमें मैंने आपसे कहा कि वस्तु को उठाने में किया गया कार्य उस वस्तु में अब स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल चुका है, और ये कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा। वही सवाल यहाँ पर है, 12 किलोग्राम द्रव्यमान का वस्तु है, g का मान 10 लेना है और उठाया गया 1.5 मीटर के हाइट पे। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 180 जूल। सी हमारा राइट आंसर। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। डाल्टन का सिद्धांत, डाल्टन ने जो अपना थ्योरी दिया हुआ था वो किस पर आधारित था, तो डाल्टन का थ्योरी ये था आधारित रासायनिक संयोजन, केमिकल कॉम्बिनेशन पे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये किसने दिया था, रासायनिक संयोजन का जो नियम है ये किसने दिया था, रासायनिक संयोजन का जो नियम है, नाम याद रखिएगा, लेवोजियर ने दिया था, जिसे रसायन शास्त्र का पिता कहते हैं। किसने दिया था, लेवोजियर ने, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहे जाते हैं ये लेवोजियर। इस नियम के अंदर 2 थ्योरी है या फिर बोल दो 2 नियम है। इसके अंदर जो है 2 नियम आते हैं। एक आता है आपका नियत अनुपात, ठीक है, द्रव्यमान का नियत अनुपात, और दूसरा है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, जैसे
मान लीजिए कोई अभिकारक A है, इसका मैंने ले लिया 2 ग्राम। कोई दूसरा अभिकारक B है, इसका मैंने ले लिया 3 ग्राम। तो यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा, चाहे वो एक उत्पाद बने, चाहे एक से अधिक उत्पाद बने, चाहे एक से अधिक उत्पाद बने, टोटल जो द्रव्यमान हम जोड़ेंगे ना तो 5 ग्राम ही आएगा। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत यही है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पाद के रूप में बनता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ना तो द्रव्यमान का ह्रास होता है और ना ही द्रव्यमान बनता है। नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। केमिकल इक्वेशन के अंदर जो मास है ना ही वो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। जितना द्रव्यमान लेकर के आप रासायनिक अभिक्रिया करवाओगे उत्पाद में आपको उतना ही मिल जाएगा। तो यहाँ देखो टोटल 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम, यहाँ बना कितना 5 ग्राम। यही होता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। नियत अनुपात क्या कहता है कि किसी यौगिक के अंदर जितने भी तत्व होते हैं वो सब एक निश्चित अनुपात में, द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में बंधे होते हैं, या फिर बोल दो उपस्थित होते हैं। किसी यौगिक के अंदर जितने भी तत्व होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं। जैसे आप यहाँ देख लो H2O में 2 तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसके द्रव्यमान का अनुपात 1.8 हो जाएगा। हाइड्रोजन टोटल 2 है तो 2 इसका द्रव्यमान हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ पर 1:8 आ गया। यानी आप जब भी पानी को देखोगे, जहाँ से भी देखोगे तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 1:8 होगा। ऐसे ही मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान का अनुपात होता है वो 3:8 होता है। 3:8 होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आप चाहे जहाँ से प्राप्त कर लो, चाहे जहाँ से ये गैस निकलती है, कहीं से भी इस गैस को उठा करके ले आओ, कहीं से भी इस पानी को उठा करके ले आओ, अगर वो वाटर है, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो रेशियो होगा मास का वो 1:8 होगा, और CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन मास का रेशियो 3:8 होगा। डैश समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है थैलोफाइटा समूह के पादप को। चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं? यहाँ जो चीनी लिखा हुआ है इसका मतलब शुगर नहीं है, शर्करा नहीं है। यहाँ जो चीनी लिखा हुआ है इसका मतलब आपको क्या समझना है? चाइना। ये चीन के बारे में बता रहा है। चीनी व्यंजन यानी कि चाइना के अंदर जो भोजन होता है उसमें तैयार करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल होता है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। क्यों किया जाता है ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके इस्तेमाल से टेस्ट आता है, उस टेस्ट का नाम है उमामी टेस्ट। ये ध्यान में रखिएगा, उमामी टेस्ट आएगा इससे, मोनोसोडियम ग्लूटामेट से, और इसका इस्तेमाल करता है चीन के लोग अपने खाना को बनाने में। परमाणु बली नहीं होगा, बल होगा। परमाणु बल के सिद्धांत की खोज किसने की? परमाणु बल के सिद्धांत की खोज की हिडेकी हुआका नहीं होगा, हिडेकी युकावा होगा। जापान के वैज्ञानिक थे हिडेकी युकावा। इन्होंने बताया कि नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, जो न्यूट्रॉन्स हैं, उनके बीच में किस प्रकार का आकर्षण है, किस प्रकार का बल है, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। और इन्होंने बताया कि नाभिक जो है कैसे स्टेबल है, कैसे स्थिर है। इन्होंने नाभिक के अंदर मिसोन पार्टिकल की खोज की, मिसोन कण की खोज की। इन्होंने बताया ये मिसोन पार्टिकल ही है जिसके कारण जो नाभिक है वो स्थिर है, यानी कि स्टेबल है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में डैश निकल से पहले दिखाई देते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में देखो, निकल से जस्ट पहले आपको कोबाल्ट दिखेगा। ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर ये कमी है। मेंडलीव ने कहा था कि हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया है, लेकिन यहाँ पर देखो कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा है निकल से, तो होना चाहिए था ये कि यहाँ पर निकल का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कोबाल्ट का होना चाहिए था। पहले निकल उसके बाद कोबाल्ट, बट मेंडलीव ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने थोड़ा सा जुगाड़ लगा लिया और निकल से पहले कोबाल्ट को डाल दिया ताकि ये जो आवर्त सारणी है वो सही से तैयार हो सके। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य होगा। तो किया गया कार्य बराबर हमारा हो जाएगा बल और गुने में विस्थापन।
यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि बल जो है वस्तु के विस्थापन की दिशा में कार्य कर रहा है। तो ये फार्मूला हमारा सही लगेगा। यहाँ पर बल हमारा 10 है और विस्थापन 5 है, टोटल 50 जूल हो जाएगा हमारा कार्य, 50 जूल। अगर ये बोल देता कि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा उल्टा है, तब हमारा कार्य क्या हो जाता, माइनस में F इंटू एस हो जाता। अगर बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तब कार्य नहीं होगा, कार्य 0 हो जाएगा। फिर से ये सवाल एक बार और आपके सामने में, ये 4th टाइम है, नेक्स्ट टाइम से मैं इस तरह का सवाल नहीं लाऊंगा। यहाँ पर देख लो हमारा आंसर हो जाएगा रक्त कम दबाव पर उनमें झटके से तेजी से बहता है, तो ये गलत हो जाएगा। कम दबाव नहीं, अधिक दबाव बोल दो या फिर अधिक फोर्स पर। हार्ट जो है एक फोर्स एग्जर्ट करता है, एक बल आरोपित करता है, जिससे जो बल है जिससे जो ब्लड है वो झटके से तेजी से बहता है, ना कि कम दबाव पर। अधिक दबाव होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर कम दबाव लिखा हुआ है तो गलत हो जाएगा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र है। फेरस सल्फेट, अच्छे से ध्यान में रखिएगा इस फार्मूले को, FeSO4.7H2O, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इसी को हम लोग हरा थोथा बोलते हैं, हरा थोथा, ग्रीन विट्रॉल। एक होता है कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसे बोलते हैं ब्लू विट्रॉल। इसे क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल, यानी कि नीला थोथा। डैश की एसआई इकाई ओम है, प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है, विद्युत धारा एम्पियर है, विभवांतर का वोल्ट है और विद्युत आवेश का कूलम है। असंतृप्त हाइड्रोजन डैश उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं। यह है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम उसे बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ देखो हाइड्रोजन को जोड़ा जा रहा है और कैटालिस्ट के रूप में यहाँ पर निकल को लिया जा रहा है। आप याद रखेंगे निकल और पैलेडियम, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने एक सवाल करवाया हुआ था कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी में बदलने के लिए कैटालिस्ट के तौर पर निकल और पैलेडियम लिया जाता है। मैंने आपको बताया हुआ है ये चीज़ कि निकल और पैलेडियम दोनों आपको ध्यान में रखना है। तो वनस्पति तेल जो होता है वो असंतृप्त होता है, असंतृप्त फैट होता है वो। तो असंतृप्त फैट में भी क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। वहाँ पर भी यही अभिक्रिया होती है, वहाँ पर भी हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है, कैटालिस्ट ले आता है निकल और पैलेडियम को, और उस असंतृप्त फैट को संतृप्त फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, संतृप्त वसा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। संतृप्त वसा हमारे बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता है, लेकिन असंतृप्त होता है। इसीलिए वनस्पति घी जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता है, क्योंकि वनस्पति घी ही बनाया जाता है इस अभिक्रिया को करवा करके वनस्पति तेल से। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है, तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन या फिर बोल दो हिंदी में हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण यानी कि हाइड्रोजन को जोड़ना। जोड़ा क्यों जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त में कन्वर्ट करने के लिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस आवर्त 5 में रखा गया है, आवर्त 5 में? तो ग्रुप नंबर 18 के अंदर सारे अक्रिय गैस हैं। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है और एक और ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी ध्यान में रखो आप। पहला आवर्त में हीलियम है, दूसरा में नियोन है, तीसरा में आर्गन है, चौथा में क्रिप्टन है और पांचवा में जेनॉन है। सी हमारा राइट आंसर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन ये बल के लिए आएगा और मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल के लिए आएगा। तो बल बट्टे में क्षेत्रफल क्या होता है, दाब होता है। बी हमारा राइट आंसर। एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, CH3CH2OH। एथेन का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ? CH3CH3 यही होता है। एक हाइड्रोजन उड़ा दो और OH जो फंक्शनल ग्रुप है वो लगा दो, हमारा एथेनॉल आ जाएगा। 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, टोटल 6 हाइड्रोजन। सी हमारा राइट आंसर। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश ना लग रहा हो, इसका आंसर बल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चाल के स्थान पर क्या होना चाहिए था, वेग होना चाहिए था। वेग में ये स्पीड भी आता है, यानी कि गति भी आ जाएगा इसके अंदर और डायरेक्शन भी आ जाएगा। जब हम ये बोलेंगे कि वेग हमारा कांस्टेंट है, यानी कि एक समान है, इसका मतलब क्या होगा कि स्पीड भी नहीं बदल रहा, कांस्टेंट है, और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। जो बल होता है जब किसी
वस्तु पर बाह्य बल काम करता है, यहाँ पर बल जो है ये एक्सटर्नल है यानी कि बाह्य है, ठीक है। ये क्या है? बाह्य बल। यहाँ पर भी जो लिखा हुआ है ना, बाह्य बल के बारे में बोल रहे हैं। जब किसी वस्तु पर बाहर से बल आरोपित होता है, हो सकता है कि उसके स्पीड में चेंज हो जाए, हो सकता है कि उसके डायरेक्शन में चेंज हो जाए, या हो सकता है दोनों में चेंज हो जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। अब ये ऐसे गया और ये ऐसे घूम गया। हर पॉइंट पर स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड ही है। हर पॉइंट पर स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड ही है। इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट है। लेकिन देखो दिशा में परिवर्तन हो चुका है, दिशा में परिवर्तन हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन जो है ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन जो है ये कांस्टेंट नहीं है, दिशा जो है ये एक समान नहीं है, ये नियत नहीं है। और दिशा नियत नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि बल आरोपित हुआ होगा। बल आरोपित हुआ होगा तभी जाकर के क्या हुआ, यहाँ पर दिशा में परिवर्तन हुआ है। लेकिन यहाँ देखो गति तो एक ही समान है, लेकिन बल आरोपित हुआ है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वेग होना चाहिए था यहाँ पर। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एडियोलर उत्तक अंगों के डैश स्थान भरता है, अंगों को सहारा देता है और उत्तकों की मरम्मत करता है। तो ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो एडियोलर उत्तक है ये संयोजी उत्तक है। ये जो हमारी त्वचा है और त्वचा के नीचे जो मांसपेशी है उसके बीच में ये एडियोलर टिश्यू पाया जाता है। उसके साथ जो ब्लड वेसल्स है उसके चारों ओर हमारे बोन मैरो में पाया जाता है। अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। ये एनसीईआरटी का मैंने काट करके यहाँ पे डाला हुआ है और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से उठा करके आपसे पूछा गया है। तो अंगों के भीतर की खाली स्थान को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और उत्तकों की मरम्मत में सहायता करता है। ये देख लो, यहाँ जो लाइन लिखा हुआ है और यहाँ जो लाइन लिखा हुआ है एक ही है, सेम उठा करके आपसे पूछा गया है। विद्युत चालक की प्रतिरोधकता इस पर निर्भर करती है। देखो प्रतिरोध बराबर होता है रो एल बाई ए। आप ध्यान देना, ये है प्रतिरोध और ये है प्रतिरोधकता। ये है आर प्रतिरोध और ये है रो प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो आर है ये एल पर डिपेंड करता है, ये जो आर है ये ए पर भी डिपेंड करता है, और ये जो आर है ये रो पर भी डिपेंड करता है। और रो जो है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और नेचर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, जो तार है वो जिस पदार्थ से बना हुआ है, कॉपर से बना हुआ है कि एल्यूमिनियम से बना हुआ है कि सोने से कि चांदी से, इस पर डिपेंड करता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर सामग्री हो जाएगा। जल्दबाजी में आप सभी दिए गए विकल्प पर टिक मत मार देना। सभी दिए गए विकल्प पर आप देखोगे कि यहाँ पर लंबाई भी है, यहाँ पर अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल भी है, रो भी दिया हुआ है, तो आप सभी दिए गए विकल्प पर टिक मार सकते हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना प्रतिरोधकता पूछा हुआ है। अगर प्रतिरोध पूछता तो हमारा आंसर बी हो जाता। यहाँ स्थितिज ऊर्जा आपको दे रखा है 600 जूल। आपसे पूछा है ऊंचाई, आपसे पूछा है ऊंचाई, यानी कि जो हमारा mgh है वो है 600 जूल। m का मान 12 है, g का मान 10 लेना है, h हमें चाहिए, ये है 600। तो यहाँ से h हमारा आ जाएगा 600 बट्टे में 12 और गुने में 10। 1 0 से 1 0 खत्म, 12 से 60 खत्म, 5 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने में त्वरण होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुने में त्वरण होता है। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं या फिर इस तरह के सवाल मैंने आपको काफ़ी करवा दिए हैं न्यूमेरिकल्स। तो ऐसे सवालों को मैं अब नेक्स्ट टाइम से छोड़ दूंगा, नहीं लाऊंगा। इससे जो सवाल है वो जल्दी से कवर हो जाएगा और नए नए सवाल आएंगे। थैंक यू सो मच।